नमस्कार। तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक राजनीति और शासन में हम लोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में सबसे पहली बात, अनौपचारिक और विकसित पद है। प्रधानमंत्री का पद 1721 में चालू हुआ जब वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस पद का सबसे पहले उल्लेख हमें 1878 में लॉर्ड विक्सनफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया था। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। उसका वेतन भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं अपितु राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। 1937 में राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड का पद अस्तित्व में आया और उसके अधिकारी के लिए 10,000 रुपये पौंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। और आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते कोई वेतन नहीं पाता है, बल्कि प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनतर आधार पर निर्भर है। तो महत्वपूर्ण पद है। इंग्लैंड में शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मार्ले तो इसे वह समान पदों वालों में प्रथम कहते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। विलियम हारकोट इन्हें प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहते हैं। और रैमजे म्योर जो हैं वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है, प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। वस्तुत स्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्ववियोग का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। सन 1916 और 1931 में ऐसे ही हुआ था। दोनों समय संयुक्त सरकारें बनी थी। राजा को स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा था। प्रधानमंत्री एस्क्विथ के त्यागपत्र के बाद राजा ने बोनर लॉ को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया था। बोनर लॉ लोक सदन में दूसरे बड़े दल का नेता थे। और इसी प्रकार 1931 में राजा के अल्पमत मन के नेता मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया। सदन ने उसे बहुमत दिलाने के लिए राजा ने भी प्रयास किए। राजा ने यहाँ स्पष्ट स्वविवेक का प्रयोग किया। लॉस्की ने इसे राजमहल की क्रांति पैलेस रेवोल्यूशन कहा। इसी प्रकार 1957 में ईडन के त्यागपत्र देने पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री बनाने में महारानी एलिजाबेथ का काफ़ी हाथ रहा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद में अगर जो प्रधानमंत्री का जो दल है अगर उसे स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो सम्राट को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में राष्ट्र सम्राट के पास ये स्वविवेक होता है कि वह प्रधानमंत्री किसे चुने। फिर हम इसके बाद आते हैं उनकी स्थितियों पर। ये देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री बिल्कुल केंद्र बिंदु हैं और उनके चारों तरफ जो है वो आंतरिक मंत्रिमंडल है और फिर मंत्रिमंडल है और फिर मंत्रिपरिषद है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो नींव का पत्थर है वो प्रधानमंत्री ही हैं, वास्तविक शक्तियाँ उन्हीं के पास हैं। फिर हम उनके कार्य और शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो कार्य और शक्तियों के बारे में मंत्रिमंडल का निर्माण करना सबसे पहला कार्य यही है। फिर है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, मंत्रिमंडल का अंत करना। तो हम मंत्रिमंडल संबंधी कार्यों में निर्माण, कार्य संचालन, अध्यक्षता और अंत, ये चारों काम प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर है सम्राट समृद्धि। सम्राट को परामर्श देने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लोक सदन संबंधी कार्य, लोक सदन का नेतृत्व करना,
ये भी प्रधानमंत्री का दायित्व है। शासन संबंधी, शासन का संचालन, नियुक्तियां करना, संकटकालीन शक्तियां, ये सभी शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री के ही हाथ में हैं। दल संबंधी कार्य अगर देखें तो राष्ट्र का प्रतिनिधि है, दल का नेता है, तो राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भी प्रधानमंत्री कार्य करता है। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं उसकी वास्तविक स्थिति पर। तो वास्तविक स्थिति की अगर हम बात करें तो वे शासन के मुखिया हैं। शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के ही हाथ में है। शासन को चलाने का दायित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही निर्वहन उसका किया जाता है। फिर हम इसके बाद आते हैं नंबर टू है कि उसकी स्थिति उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अब जो प्रधानमंत्री पद जो व्यक्ति धारण करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रधानमंत्री पद को कितना शक्तिशाली बनाए रख सकता है। तो इसीलिए हमारे सामने इसके कई उदाहरण हैं, जैसे रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन, डिसरायली, लॉर्ड जॉर्ज चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली थे, जबकि इसके विपरीत बॉडंटन, एटली, विल्सन आदि प्रधानमंत्री दुर्बल थे। तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री कैसा होगा। फिर है मंत्रिपरिषद का मालिक है, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लिए जाते हैं। राष्ट्र का प्रतिनिधि है, इधर उधर जहाँ कहीं विदेशों में यात्राओं के लिए जाया जाता है तो वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। उसके पद का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है उसी से ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो दिन प्रतिदिन उसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। अभी आप देखते होंगे कि जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि संसदात्मक व्यवस्था में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। फिर भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं और निर्वाचन में उसी का मुखौटा दिखाया जाता है। तो एक तरीके से वो प्रधानमंत्री का निर्वाचन ही कहलाता है। फिर है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक है। सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक है, क्योंकि जो भी दायित्व प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं और अगर वो बहुमत दल का नेता है तो ऐसे में बहुमत प्राप्त होने के कारण वो अपने कार्यों को बखूबी तरीके से कर पाता है। तो राजनीतिक दृष्टि से उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में होती है। तो आज हमने प्रधानमंत्री की स्थिति, उसके कार्य, शक्तियाँ और वो किस प्रकार से क्रिएट हुआ उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी वास्तविक स्थिति, उनके कार्य और शक्ति, ये हमारे बड़े प्रश्न बनते हैं। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अब अपने पढ़ाई की स्थिति को सुधारें और पढ़ने में ध्यान दें। धन्यवाद।